हेलो स्टूडेंट्स, अब अगला टॉपिक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रूटल कॉलोनियल ब्रिटिश रूल कन्विंस्ड इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी। यानी कि जो लंबा एक्सपीरियंस, जो 200-300 सालों का लंबा एक्सपीरियंस हमने झेला एक ब्रूटल कॉलोनियल ब्रिटिश रूल का, ब्रूटल यानी कि बहुत ज़्यादा क्रूयल या क्रूरतापूर्ण, तो हमने ब्रूटल कॉलोनियल ब्रिटिश रूल देखा है इतने लंबे टाइम तक, इतना अत्याचार देखा है हमने। तो उसके बाद जो इंडियंस थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो एक चीज़ महसूस कर चुके थे कि जो आज़ाद भारत होगा, फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी, कि अब जो आज़ाद भारत होगा वो एक डेमोक्रेसी होगा जहां आम आदमी का राज होगा, वेयर एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, जहां पे हर आदमी को बराबर माना जाएगा, बराबर का दर्जा दिया जाएगा और हर आदमी को अलाउ किया जाएगा कि वो गवर्नमेंट सिस्टम्स में पार्टिसिपेट कर सके। When India was about to get independence, यानी कि जब भारत आज़ाद होने वाला था, a group of 300 prominent people became members of the Constituent Assembly in 1946। यानी कि जब भारत आज़ाद होने वाला था तो उस टाइम पे 300 प्रोमिनेंट लोग, प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, किसी भी फील्ड में प्रोमिनेंट का मतलब उस फील्ड में एक अच्छा खासे लेवल पे किसी जगह को होल्ड करना, ठीक है। तो 300 प्रोमिनेंट लोग मिलकर उन्होंने बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, दे मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years। वो अगले 3 साल टाइम पे मिलते रहे टू राइट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लिखने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब ये जो काम था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और 3 साल तक वो टाइम पे मिलते रहे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, ये जो काम था ये काम आसान नहीं था। दिस टास्क वॉज वेरी डिफिकल्ट एज द कंट्री वॉज मेड ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड कल्चर्स। कि मतलब ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और मुश्किल क्यों था? क्योंकि हमारे देश में वेरियस कम्युनिटीज़ थी और हर कम्युनिटी की अपनी अलग लैंग्वेज थी, अपना अलग धर्म था, अपना अलग कल्चर था। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी और इतने ज़्यादा तरह की चीज़ें थी हमारे देश में, इतनी लैंग्वेजेस, इतने रिलीजन, इतने कल्चर, और सबके लिए आपको कानून बनाना है। आपको ये देखना है कि कोई कम्युनिटी पीछे ना रह जाए, हर कम्युनिटी को आपको स्टडी करना है। तो इस वजह से काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और इसके बाद कई ऐसे फैक्टर्स थे जो इस ऑलरेडी मुश्किल काम को और भी ज़्यादा मुश्किल बना रहे थे। जैसे कि उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन होने वाला था। अब यहाँ एक नया वर्ड आया है, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि नियर फ्यूचर में या भविष्य में, निकट भविष्य में जो होने वाली है, ठीक है, जिसके बारे में श्योर हैं कि ऐसा होना ही होना है आगे आने वाले टाइम में। तो इमिनेंट ये वर्ड का ये मतलब है। तो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन वॉज इमिनेंट, कि इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन होने वाला है, ये डिसाइडेड था। और क्योंकि पार्टीशन के वक्त उस टाइम पे कहा गया था कि जो स्टेट्स चाहते हैं इंडिया में शामिल होना वो इंडिया में शामिल हो जाएंगे, जो स्टेट्स चाहते हैं पाकिस्तान में शामिल होना वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। बांग्लादेश उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था। तो ये चीज़ इसलिए भी मुश्किल थी क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन होने वाला था। कौन से लोग इंडिया में रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, ये भी श्योर नहीं था। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, जो तमाम राजघराने थे, वो भी अनडिसाइडेड थे कि वो फ्यूचर में कौन से देश में जाएंगे। और इसके अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे देश की, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी हमारे देश में। और उस टाइम पे आप
ये काम करना, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया। ठीक है, विजनरी, ये जो एक वर्ड है, विजनरी का मतलब होता है दूरदृष्टि, कि मतलब उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी ये देखने की कि जो देश हम बना रहे हैं उस देश में क्या क्या गड़बड़ हो सकती हैं, और उन चीज़ों को पहले से इस तरीके से बनाना कि कोई गड़बड़ ना हो। बहुत ज़्यादा दूरदर्शी सोच के साथ ये डॉक्यूमेंट बनाया गया था, और ये डॉक्यूमेंट respects the diversity of the people while preserving national unity, कि ये जो डॉक्यूमेंट था ये रिस्पेक्ट करता था डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल, कि अलग अलग तरह के लोग हैं पूरे देश के हर कोने में, तो हर किसी की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन साथ ही में प्रिजर्व करेगा। प्रिजर्व करना मतलब बचा के रखना। क्या बचा के रखेगा? नेशनल यूनिटी। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे देश में अलग अलग डाइवर्सिटी, जैसे मान लीजिए कॉलेज खोल लें, तो यूपी में कोई कॉलेज खुलेगा तो यूपी में लोग हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, तो यहाँ के जो टीचर होंगे वो हिंदी ज़्यादा बोलेंगे, यहाँ के पूरा सिस्टम वो है। मान लीजिए तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ का कल्चर अलग है, हर चीज़ अलग है। तो मान लीजिए कॉलेज खोला जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अब जब यूपी में कॉलेज खुलेगा तो जाहिर तौर पे यहाँ हिंदी भाषी कॉलेज होगा वो, क्योंकि यहाँ के लोग हिंदी बोलने वाले हैं। तमिलनाडु में कॉलेज खुलेगा वो तमिल भाषी होगा ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ के लोग तमिल बोलने वाले हैं। तो वो रिस्पेक्ट करेगा डाइवर्सिटी को, ठीक है। जो जिस जगह में जो कॉलेज खुलेगा वो उस जगह की जो वहाँ की जो चीज़ें उसको रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन वाइल प्रिजर्विंग द नेशनल यूनिटी, कि हम साथ ही साथ में एक देश है उस यूनिटी को भी बरकरार रखेंगे। कि तमिलनाडु में कॉलेज है वो तमिल लैंग्वेज में चलेगा, नो डाउट कि तमिल उसमें ज़्यादा बोली जाएगी, तमिल टीचर्स होंगे बोलेंगे तमिल, लेकिन फिर भी अब क्योंकि ये एक देश है तो हर किसी को अधिकार है कि कोई कहीं भी जा सकता है। तो यूपी का लड़का है, उसने कोई एग्ज़ाम दिया, वो सेलेक्ट हो गया, तो उसे तमिलनाडु का कॉलेज मिला, उसकी जितनी रैंक आई वो तमिलनाडु में जाके आराम से पढ़ सकता है। उसको कोई ये नहीं कहेगा कि यार तुम यूपी के हो, तुम यूपी में जाके पढ़ो, ये तमिलनाडु का कॉलेज है, यहाँ सिर्फ तमिलनाडु के लोग रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि तमिलनाडु का कॉलेज है तो एक डेफिनेट % ऑफ सीट्स तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के लिए होंगी, लेकिन फिर भी कोई मना नहीं कर सकता, पूरे देश के लोग आके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था ये दिखाने के लिए कि जो फैसले लिए गए वो इस तरीके से लिए गए कि डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट हो, लेकिन साथ ही में नेशनल यूनिटी जो है उसको बचा के रखी जा सके। इट वॉज ऑल्सो कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, ये एक और चीज़ से बहुत ज़्यादा कंसर्न था, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को धीमे धीमे ख़त्म करना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बात से भी कंसर्न था कि जो लोगों की गरीबी है वो धीमे धीमे से कम हो, और किस तरीके से कम हो? सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कि टाइम टाइम पे ऐसे रिफॉर्म्स लाते जाएं यहाँ की सरकारें, जिससे कि लोगों को गरीबी से ऊपर निकाला जा सके। अब अगला टॉपिक है स्टेट एंड गवर्नमेंट, कि स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में इनका क्या सीन क्या है, सिचुएशन क्या है। The state refers to the political institution that represents a sovereign people who occupy a definite territory, like the Indian state, the Nepali state. तो state basically एक political institution है जो कि रिप्रेजेंट करता है वहाँ के सॉवरेन पीपल को। सॉवरेन, ये जो वर्ड है सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम, कि जहाँ पे अब सॉवरेन पीपल की मतलब वहाँ के लोगों को ही सबसे ज़्यादा सुप्रीम माना गया है। तो एक ऐसा पॉलिटिकल सिचुएशन जो कि वहाँ के लोगों को डिस्क्राइब करे, ठीक है, लोगों को रिप्रेजेंट करे, और जो कि एक डेफिनेट टेरिटरी हो जिसकी, उस जगह को स्टेट कहते हैं। जैसे कि द इंडियन स्टेट, भारत देश को क्या कहेंगे? इंडियन स्टेट। नेपाल देश को कहेंगे नेपाली स्टेट। तो स्टेट का मतलब एक डेफिनेट टेरिटरी
कि हाँ इतना हिस्सा ज़मीन का और उस हिस्से में वहाँ के जो लोग हैं। तो ये दो चीज़ें पीपल एंड टेरिटरी बनाते हैं स्टेट, ठीक है। और द गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज। तो अब ये तो हुआ है स्टेट। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट बेसिकली वो लोग हैं या फिर वो कलेक्शन ऑफ पीपल है जिनको लोगों ने चुना है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन करें और इन्फोर्स करें कानून को, कानून बनाएं, एडमिनिस्टर करें, कानूनों को इन्फोर्स करें। तो ये स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में ये फ़र्क है। द स्टेट एंड द गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स विच कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। कि स्टेट, द इंडियन स्टेट यानी कि भारत देश, और गवर्नमेंट मतलब सरकार। तो इंडियन स्टेट एंड द गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं और इनको एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं किया जा सकता है। कि जहाँ सरकार वर्ड यूज़ करना है वहाँ सरकार ही होगा, वहाँ आप स्टेट यूज़ नहीं कर सकते, और जहाँ स्टेट का यूज़ होना है वहाँ आप गवर्नमेंट वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब चलिए बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो हमारा संविधान है, उसके की फीचर्स क्या हैं, मतलब कि ख़ास बातें क्या हैं। तो सबसे पहले जो ख़ास बात आती है वो है फेडरलिज्म। कि हमारा जो संविधान है वो बताता है कि यहाँ पे इस देश में जो सरकार होगी वो फेडरलिज्म के तौर पे काम करेगी। अब ये फेडरलिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सरकार है इसके अलग अलग लेवल्स होंगे, ठीक है। और इंडिया में यहाँ बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं सरकार के, कि जिन लेवल्स पे काम होगा। सबसे पहला लेवल है सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल जहाँ देश के जो सेंटर पे बात होगी, मतलब वो पूरे देश को कलेक्टिव तौर पे देखने का काम जिन लोगों पे है, उसे कहेंगे सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और ये काम होता है दिल्ली से। इसके अलावा अब अलग अलग स्टेट्स में स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट चलेगी, ठीक है। और जैसे यूपी है तो अब यूपी में यूपी के लेवल पे एक सरकार चलेगी, और यूपी की सरकार जो चलेगी वो चलेगी यहाँ लखनऊ से। और इसके अलावा अब ये तो स्टेट लेवल पे हो गया। अब इसके बाद फिर विलेज लेवल पे पंचायती राज। तो जो विलेज लेवल के पे जो काम होंगे या कस्बे के लेवल पे वो पंचायती राज सिस्टम में होंगे। जो थोड़े से और बड़े लेवल पे आएंगे वो स्टेट लेवल पे आएंगे, और जो बड़े लेवल पे आएंगे वो फिर सेंट्रल लेवल पे आएंगे। तो सरकार का जो भी काम है और जो भी पावर्स हैं ये 3 लेवल्स में इस तरीके से बटी होती हैं। There were vast number of communities in India, so the government working in the capital city of New Delhi was not sufficient. कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ थीं, इतनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ कि जो सरकार दिल्ली में बैठ के पूरे देश की तमाम कम्युनिटीज़ के बारे में जान सके, उनका ख्याल रख सके, ये बहुत मुश्किल है। इस वजह से सेंट्रल लेवल पे तो एक सरकार चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दूसरे देशों से डील करना है, यूएनओ से डील करना है, इसके लिए एक सेंट्रल लेवल पे एक सरकार होनी चाहिए। लेकिन अब इतने बड़े देश को अकेले वो सरकार हैंडल नहीं कर सकती, तो अलग अलग स्टेट्स में छोटे छोटे लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी चाहिए। Another level of government in the states was needed, while each state enjoys autonomy. अब हर राज्य में अपनी भी एक सरकार होगी, तो वो जो सरकार होगी राज्य की वो ऑटोनॉमी एंजॉय करती है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि उसी के पास पूरी ताकत है, अपनी जो जितने सारे काम कराना है उसको किसी और से पूछने नहीं जाना है, ठीक है। इन सर्टेन इश्यूज़, और ऑटोनॉमी बेसिकली कुछ पर्टिकुलर सर्टेन इश्यूज़ में उनको होती है कि ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट, कोई राज्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जो नेशनल कंसर्न के जो इश्यूज़ हैं, उन नेशनल कंसर्न के इश्यूज़ में उसे मानना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को।
लेकिन उन इश्यूज़ को छोड़ने के बाद, उन इश्यूज़ को साइड में करने के बाद फिर जितने इश्यूज़ हैं उसके लिए उसके पास पूरी ऑटोनॉमी है, उसके पास फिर पूरी ताकत है कि अब वो कुछ भी चाहे वो कर सकती है। The Constitution lists the issues that each tier of the government can make laws on, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जो हर टायर ऑफ गवर्नमेंट है वो किन किन चीज़ों पे कानून बना सकता है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि नेशनल कंसर्न के मुद्दे हैं, वो मुद्दे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है क्या करना है। उन मुद्दों को छोड़कर अब हर स्टेट के जो अलग अलग मुद्दे हैं उसमें पूरी ताकत स्टेट्स को दी गई है कि आपको जैसे फैसले करने हैं आप कर सकते हैं। तो अब ये डिसाइड करना कि कौन से मुद्दे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, कौन से मुद्दे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, कौन से मुद्दे पंचायती राज के अंडर आएंगे, तो ये जो काम करना भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कौन से मुद्दे वो होंगे जो कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन से मुद्दों पे काम करेगा। और इन कामों को करने के लिए जो पैसा है, अब हर काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो ये पैसा हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहाँ से मिलेगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब अगला टॉपिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान जो है भारत का, ये गारंटी करता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब होता है, अडल्ट मतलब वो इंसान जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब कि जितने भी लोग अडल्ट हैं यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है उनको वोट करने का अधिकार है। ठीक है, अब क्योंकि सब लोगों को वोट करने का अधिकार है तो हर कोई इस गवर्नमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, दिस वुड हेल्प एनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट एंड ब्रेक द क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर बायसेस। जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर के मतलब इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था कि पहले के टाइम में जो लोअर कास्ट होती थी वो देश के रूलिंग सिस्टम में कोई भी रोल नहीं अदा करती थी। इस देश की जो औरतें थीं वो भी कोई रोल नहीं अदा करती थी। तो जब आज़ादी मिली तो संविधान जिन लोगों ने बनाया, इन्होंने हर अडल्ट को ये पावर दी कि आप वोट कर सकते हो। उन्होंने हर अडल्ट से ये उम्मीद करी कि हर अडल्ट इस नाते, क्योंकि वो देश की बागडोर में अब सीधा हिस्सा ले सकता है, देश का बागडोर किसके हाथ में होनी चाहिए ये एक आम आदमी डिसाइड करेगा। तो इससे होगा ये कि उसका जो डेमोक्रेटिक माइंडसेट है ये बनेगा, क्योंकि सदियों से जो आम आदमी है उसको ये फैसला करने का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उसके दिमाग में कभी ये चीज़ चल ही नहीं रही, तो कम से कम उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा तो उसके दिमाग में ये चीज़ चलेगी। और एंड ब्रेक द क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर बायसेस, कि मतलब चाहे किसी भी कास्ट के हों, चाहे किसी भी क्लास के हों, चाहे किसी भी जेंडर के हों, आप उन चीज़ों से निकल कर देश में आप एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट में देश के बागडोर किसके हाथ में होगी इस बात का फैसला कर सकते हो। इसके अलावा पीपल हैड अ डायरेक्ट रूल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि लोग सीधा उनके पास डायरेक्ट रूल होगा कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे वो ये चुनने का। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शंस। पहले के टाइम में रूलिंग क्लास ना औरत बन सकती थी ना लोअर क्लास के लोग, सिर्फ क्षत्रिय क्लास के लोग थे जो कि रूलर्स बन सकते थे। लेकिन अब हर सिटीज़न चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर बैकग्राउंड, चाहे किसी भी जेंडर के हों, चाहे किसी भी क्लास के हों, किसी भी कास्ट के हों, वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं और ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ये अकाउंटेबल टू द पीपल होंगे। अब अगला